हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपकी सेकंड यूनिट को पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने का मतलब ये है कि ये एक सेपरेट टॉपिक होने वाला है। इससे डायरेक्टली आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना। देखिए, आपकी यूनिट 2 में दो क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है कि शहर से बनता है कि तुगलकाबाद हो गया, सिरी हो गया, तो इन शहरों की व्याख्या कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कुतुब परिसर के बारे में आप डिटेल में समझाइए। तो आज हम बात करेंगे कुतुब परिसर की। इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ पूरा देखना ताकि सारी बातें आप समझ सकें। तो चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली थ्रू द एजेस की यूनिट 2 है ये, और इसका नाम यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। और हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कुतुब परिसर। ये है क्या, इसको समझो। कुतुब परिसर ऐसे स्थापत्य का परिचायक है जिसे न केवल भारतीय और तुर्की फारसी कला परंपराओं के मिश्रण से उत्पन्न भवन शैली के शुभारंभ का, अपितु अपनी कलाकारी के सौंदर्य और सौकुमार्य के से दर्शकों पर जादुई प्रभाव उत्पन्न करने का श्रेय है। सिंपल सी बात है, आप इस पॉइंट को सिंपल कीजिए। कहने का मतलब है कि जो कुतुब परिसर है, ये क्या है अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन ये जो कुतुब परिसर है ना केवल ये भारतीय और तुर्की कलाओं के मिश्रण को दर्शाता है कि किस तरह से भारतीय जो स्थानीय कला थी भवन निर्माण से संबंधित, और जो तुर्की भवन निर्माण से संबंधित जो कला थी वो एक हो जाती है, वो मिल जाती है। दोनों के ही अंश हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ में ही इसका एक काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है जनता के ऊपर, लोगों के ऊपर, दर्शकों के ऊपर। कुतुब परिसर है क्या, इसको समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, ये जो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये कुतुब परिसर है। कुतुब परिसर यहाँ पे समझिए, कुतुब मीनार और एक अलाई दरवाज़ा है और एक मस्जिद है। मस्जिद मुझे पता नहीं किस साइड है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन यहीं पर एक मस्जिद भी है। तो कुतुब मीनार हो गया, मस्जिद हो गई और अलाई दरवाज़ा हो गया, इसको इन सभी को मिलाकर बनता है कुतुब परिसर। ठीक है, हम कहते हैं कुतुब परिसर इसको। यहाँ पर कई सारी संरचनाएं बनाई गई थी और ये सल्तनत जब स्थापित हुई तभी ये संरचनाएं बनाई जानी शुरू हो गई आसपास। तो यही है कुतुब परिसर। आपको समझ में आ गया, यही है कुतुब परिसर। ये क्या है, कैसा है, ये सारी चीज़ें अभी हम बात कर लेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ की जो स्थापत्य कला है कुतुब परिसर की, तो ये तुर्की और भारतीय इनका मिश्रण है। कुतुब परिसर की संरचनाएं अपने समय के सांस्कृतिक वातावरण को दर्शाती हैं। जो उस समय जो सांस्कृतिक वातावरण था, वो उस समय किस तरह की संस्कृतियां थी, इसको दर्शाती हैं ये। कुतुब स्मारकों में मस्जिद ए जामी, दिल्ली की पहली सामूहिक मस्जिद, कुतुब मीनार और अलाई दरवाज़ा सल्तनत काल के सामाजिक राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, ये जो कुतुब परिसर है उसी में आती है कुतुब मस्जिद। कुतुब मस्जिद का मतलब है यहाँ पर मस्जिद ए जामी। मस्जिद ए जामी इसी इलाके में, इसी परिसर में बनाई गई थी और कुतुब मस्जिद हो गई। और ये जो मस्जिद थी वो पहली सामूहिक मस्जिद थी दिल्ली की। पहली सामूहिक मस्जिद का मतलब है कि ऐसी कोई मस्जिद नहीं थी दिल्ली में जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ें। अपने घरों में पढ़ सकते थे, लेकिन जब सल्तनत आई, जब सल्तनत की स्थापना हुई, जब कुतुबुद्दीन ऐबक का राज शुरू हुआ, जब मोहम्मद गौरी वगैरह आए थे भारत में, तब जब कुतुबुद्दीन ऐबक के दौरान शासन की स्थापना की गई, पूरी तरह सल्तनत की स्थापना की गई दिल्ली सल्तनत की, तब जाकर मस्जिद ए जामी को बनाया गया, जो कि दिल्ली की पहली सामूहिक मस्जिद थी। तो इसलिए यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो परिसर है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार बनाया गया, अलाई दरवाज़ा बनाया गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में। ऐसा इसलिए क्योंकि यहीं से मुगल कालीन व्यवस्था, सॉरी मुगल नहीं, ये जो तुर्की जितने भी शासक आए थे, जितना भी इस्लाम धर्म का जो प्रभाव था, यहीं से वो स्पष्ट तौर पर शुरू होता है। यहाँ पे ही जो मुस्लिम शासक थे उनका मतलब पूरी तरह निशानी के तौर पर इन सभी परिसरों को देखा जाता है, क्योंकि शुरुआत में यहीं पर वो सारी स्थापत्य कला के द्वारा भवन वगैरह बनाए गए थे। तो इनका काफ़ी महत्व, काफ़ी ज़्यादा डिबेट होती है इसके ऊपर। अभी हम आगे समझेंगे, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। देखो दोस्तों, कुतुब परिसर में कुतुब मस्जिद भी है, तो कुतुब मस्जिद को भी हमें पढ़ना है। क्या चीज़ें कैसे हैं, सारी समझाई जाएगी आपको, बस ध्यान से सुनिए। मस्जिद ए जामी, जिसे कुतुब मस्जिद भी कहा जाता है, शहर के मुस्लिम निवासियों के सामाजिक जीवन में मूल बिंदु थी। शुक्रवार की नमाज गाह के रूप में इसके महत्व के अतिरिक्त एक ऐसा स्थान भी था जहां विरोध जताया जाता था, शिक्षण और निर्णय सुने जाते थे और त्यौहार मनाए जाते थे। देखिए दोस्तों,
कुतुब परिसर में ही कुतुब मस्जिद है, तो कुतुब मस्जिद को हम पढ़ रहे हैं। तो कुतुब मस्जिद जो थी मस्जिद जामे एक ऐसा स्थान था जहाँ पर सभी लोग एकत्रित होते थे, स्पेशली शुक्रवार को जो मुस्लिम जनता थी वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ती थी, और मुस्लिम जो निवासी थे आसपास उनके लिए ये अपने जीवन का केंद्र बिंदु था, क्योंकि ये मस्जिद थी। जो मुस्लिम निवासी थे यहाँ पर नमाज के लिए आते थे। ये एक शिक्षण संस्थान भी था जहाँ पे शिक्षा भी दी जाती थी, साथ में ही यहाँ पे कई सारे निर्णय भी सुनाए जाते थे, और ये एक ऐसा स्थान था जहाँ पर विरोध भी दर्शाया जाता था। वस्त्र व्यापारियों का बाजार मस्जिद जामी के दक्षिण में था, और खाद्यान्न जो मंडी होती है खाने पीने से संबंध, चाहे वो साग सब्जियां हों, चाहे वो गेहूं चावल कुछ भी हो, तो इसी के समीप थी। परिणाम स्वरूप दिल्ली के निवासियों की बड़ी संख्या उनके दैनिक जीवन यापन के लिए किसी न किसी तरह से इस पर आश्रित थी। आज मेहरौली मंडी का नाम आपने सुना होगा, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आज भी हम मंडी को देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ी मंडी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी एक बड़ी मंडी है। वहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, सब्जियाँ खरीदते हैं, और वो फिर सब्जियों को बेचते हैं जाकर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बड़ी मंडी है, तो मंडी आज भी देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि मस्जिद के पास में ही बाज़ार थे, खाद्यान्न बाज़ार था, मंडियाँ थी, और व्यापारियों के वस्त्र बाज़ार वगैरह थे। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर निवास कर रही थी, और एक मुख्य केंद्र बना हुआ था ये लोगों का। कुतुब मस्जिद 3 स्तरों पर निर्मित हुई। पहली मस्जिद अपेक्षाकृत छोटे बरामदे के साथ एक छोटा चतुर्भुज थी, और 1191 से 92 में दिल्ली पर कब्जे के तुरंत बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण प्रारंभ कर दिया था, और लगभग 1196 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था। देखिए दोस्तों, जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन स्थापित हो जाता है, दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन सौंप दिया जाता है, तो 1191 से 92 में ही कब्जे के बाद ही इसका निर्माण शुरू करा दिया जाता है मस्जिद का, कुतुब मस्जिद का निर्माण, और फिर 1196 में इसका निर्माण पूरी तरह होकर तैयार हो जाती है ये मस्जिद। अगर हम पहले देखो, अगर हम इस मस्जिद के निर्माण की बात करें तो ये इसका जो निर्माण है वो 3 स्तरों में हुआ। 3 स्तरों का मतलब अभी आप समझेंगे। पहले स्तर की मैं बात करूं तो पहले जो ये मस्जिद थी वो थोड़ी चौकोर थी और छोटी थी। ठीक है, काफ़ी बड़े एरिया में भी फैली हुई नहीं थी, लेकिन ये छोटी मस्जिद थी। पहले चरण में 3 चरणों में इसका विकास हुआ था। पहले चरण में कौन था? पहले चरण में था मस्जिद जामी में निर्माण का दूसरा, और सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में प्रारंभ, और लगभग 1229 से 30 में पूरा हुआ था, जिसने मस्जिद की चौड़ाई दोगुनी कर दी थी। देखिए दोस्तों, इल्तुतमिश का शासन स्थापित होता है, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आता है। हालांकि उससे पहले भी एक आता है व्यक्ति, बट इल्तुतमिश स्पष्ट रूप से शासन करता है दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, तो इल्तुतमिश के द्वारा दूसरे चरण में मस्जिद जामी का और भी ज़्यादा विस्तार किया जाता है, लगभग दोगुना कर दिया जाता है, इसकी चौड़ाई वगैरह को थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है मस्जिद को। अब इसका जो तीसरा चरण था निर्माण का, मस्जिद का निर्माण का तीसरा चरण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में शुरू हुआ। यद्यपि स्थापत्य योजना में किए गए संयोजन और परिवर्तन भी आज लुप्त हो चुके हैं, तथापि एक विशाल प्रवेश द्वार, अलाई दरवाज़ा, आजकल इसे अलाई दरवाज़ा कहा जाता है, और एक अपूर्ण मीनार के अवशेष अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षी भवन योजना की झलक प्रदान करते हैं। देखिए दोस्तों, जो अलाउद्दीन था उसने इस मस्जिद को और भी ज़्यादा दोगुना करना चाहा। मतलब इल्तुतमिश ने जितना मस्जिद को बढ़ाया था, ये इल्तुतमिश से कई गुना मस्जिद को बढ़ाना चाहता था, और इसने ऐसा किया भी था। इस मस्जिद को अलाउद्दीन के द्वारा, जो तीसरा चरण था, लास्ट चरण, उसमें और भी ज़्यादा बढ़ाया गया था। हालांकि बहुत सारे जो अवशेष हैं हमें आज दिखाई नहीं देते, फिर भी इसके द्वारा अलाई दरवाज़ा जो बनवाया गया था वो आज भी हम देख सकते हैं। अलाई दरवाज़ा एक प्रवेश द्वार बनवाया गया था मस्जिद में। इसके अलावा एक मीनार बनाई जा रही थी, हालांकि वो टूटी फूटी मीनार के रूप में आज हम देख सकते हैं, पूरी तरह नहीं है। अपूर्ण मीनार आज भी हम देख सकते हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर बनाई जा रही थी। तो इस तरह 3 स्तरों पर मस्जिद का निर्माण हुआ था। तो एक तरह से देखिए, हम बात कर रहे थे कुतुब परिसर की, और कुतुब परिसर में हमने देखा कि कुतुब परिसर में मस्जिद भी है, तो मस्जिद को हमने पढ़ लिया। हमने यहाँ पर अलाई दरवाजे को भी पढ़ लिया कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाज़ा बनाया गया था। अब क्योंकि कुतुब मीनार भी इस कुतुब परिसर का हिस्सा था, तो इसको भी थोड़ा पढ़ना है। देखो दोस्तों, कई बातें समझाई जाएंगी, बस देखते रहिए आप। लगभग इसी समय मीनार
कुतुब मीनार के भूतल का निर्माण भी शुरू हुआ था। इस मीनार की प्रेरणा सिस्तान स्थित ख्वाजा शिहा पोश की गोरिये मीनार से प्राप्त हुई थी। यह लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई और कुरान की आयतों, जो कुरान में जो आयतें लिखी गई हैं और विजयों के गुणगान से अंकित है। यह पूरब और पश्चिम में इस्लाम की छवि बनाने के लिए निर्मित किया गया। ठीक है, आज भी इस पे बहुत सारी बहस होती है यार, बहुत कुछ बात होती है, तो वो इसीलिए होती है क्योंकि ये एक धार्मिक रूप से भी स्थापित किया गया था और राजनीतिक रूप से भी अपनी शक्ति को दिखाने के लिए सल्तनत के द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखिए, पूरब और पश्चिम में इस्लाम की छवि बनाने के लिए इसको निर्मित किया गया था और इस पर लाल बलुआ पत्थर से ये बनाई गई थी और इस पर जो कुरान की आयतें हैं वो लिखी हैं और जो विजय के गुणगान हैं वो लिखे हुए हैं कुतुब मीनार के ऊपर। कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों कब शुरू किया गया था? जब मस्जिद प्रारंभिक अवस्था में थी तब। ठीक है, जब मस्जिद शुरू में बन रही थी या बन गई थी तभी पहला जो चरण था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर ही मीनार का चरण शुरू हुआ था। ठीक है, अलाउद्दीन के समय पर नहीं। तो मस्जिद जब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मस्जिद बनवाई जा रही थी तभी फिर उसी टाइम पर कुतुब मीनार भी बनाया जा रहा था। हालांकि फिर कुतुब मीनार तक कब बनता है पूरा? जब इल्तुतमिश शासन में आता है। इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया जाता है। इल्तुतमिश शासक था एक। यह विजय के स्मारक और श्रद्धालुओं को नमाज के लिए आवाज़ देने के लिए लाभदायक बिंदु के रूप में प्रयुक्त रही, क्योंकि यह मीनार अकेली थी और मस्जिद के मुख्य भवन का भाग होने के बजाय एक विलग निर्माण थी। 19वीं सदी के शिक्षाविद सैयद अहमद खान इसे मजीनाह नहीं मानते। देखिए दोस्तों, नॉर्मली कहा जाता है कि एक बात तो ठीक ही, ये जो स्मारक थी वो जीत का प्रतीक थी। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए नमाज के लिए यहाँ पर स्थान था, तो नमाज के लिए उपयोगी माने जाते थे, जहाँ से मतलब नमाज सुनाई दे। नमाज के लिए आवाज़ देने का मतलब है कि आजान। ठीक है, आजान कहने का मतलब था मेरा। तो आजान देने के लिए भी कुतुब मीनार का प्रयोग किया जाता था, ऐसा नॉर्मली माना जाता है। लेकिन क्योंकि ये मीनार जो थी वो मस्जिद से बहुत दूर थी, बहुत दूर का मतलब मस्जिद से काफ़ी दूर थी, और साथ में एक अकेली मीनार के रूप में बनाया गया था इसको। जैसे एक देखो दोस्तों, क्या होता है, हम बंगला बनाते हैं तो हम बिल्कुल हर चीज़ को साथ साथ में रखते हैं। जो साथ में थोड़ा छोटा सा गार्डन होगा साथ में होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि बंगला ये रहा और गार्डन ये रहा, है ना। इतना दूर तो ऐसा अजीब सा लग रहा है ना थोड़ा। तो एक चीज़ होती है कि साथ साथ बने। तो कुतुब परिसर में मीनार भी थी, लेकिन ये थोड़ी अलग तरह से बनाई गई थी, इसको सेपरेटली बनाया गया था। तो इसी कारण से, और सेपरेटली अलग तरीके से बनाया गया था, और ये मुख्य यानी कि एक मस्जिद का हिस्सा भी लगता नहीं था। इसी कारण से एक शिक्षाविद हैं सैयद अहमद खान, हिस्ट्री में आपने इनको पढ़ा होगा। सैयद अहमद खान अलीगढ़ से संबंधित हैं ये। अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें ये पढ़ाते थे। तो जो ये सैयद अहमद खान हैं, ये इसको आजान के लिए नहीं मानते। ये कहते हैं कि ये मजीना नहीं थी। मजीना का मतलब है कि वो स्थान नहीं था जहाँ से आजान दी जाती हो, तो आजान के रूप में इसको ये स्वीकार नहीं करते। ये नोट्स अभी आपको नहीं पढ़ने, ये मैंने पढ़ा दिया। 19वीं सदी के शिक्षाविद सैयद अहमद खान, बता दिया। सैयद अहमद खान इस मीनार के हिंदू उत्पत्ति के पैरवीकार हैं। सैयद अहमद खान यहाँ पे थोड़ा हिंदुत्व से इसको जोड़ देते हैं कि ये मीनार हिंदू उत्पत्ति का एक हिस्सा रहा है। मुझे से डिटेल में नहीं पता मुझे भी। हालांकि कनिंघम यह मत रखते हैं कि यह मजीना के रूप में बनाई गई थी। अपने दृष्टिकोण के समर्थन में बताते हैं कि इस्लामी इतिहास के प्रारंभिक दौर में मुसलमानों की अकेली मीनारें बनाई और यह प्रक्रिया 11वीं सदी के आरंभिक भाग तक निरंतर चलती रही। देखिए दोस्तों, भारतीय पुरातत्व विभाग के एक बहुत बड़े पोस्ट पर जो व्यक्ति थे, पुरातत्व विभाग के महासचिव जो थे, कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका ये मानना है कि जो कुतुब मीनार है ये एक मजीना थी, क्योंकि यहाँ से अजान देने की प्रक्रिया की जाती थी, ऐसा इनके द्वारा माना जाता है। इन्होंने कहा कि कई बार मुसलमानों के द्वारा कई जगहों पर ऐसी मीनारें खड़ी की गई हैं, तो ये एक मजीना ही थी, ऐसा इनका मानना है। अब हम बात करते हैं कुतुब परिसर से संबंधित विविध व्याख्याओं की। हमने यहाँ तक जितनी भी बातें की, आप अगर क्वेश्चन कुतुब परिसर से संबंधित आएगा तो सारी बातें आपको लिखनी हैं। और अब हम आगे बात करते हैं कुतुब परिसर से संबंधित विविध व्याख्याओं की।
देखो दोस्तों, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये जो कुतुब परिसर था इसको लेकर अलग अलग व्याख्याएं हैं, कई सारी डिबेट हैं, उन्हीं को अब हम पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में कुतुब परिसर के स्मारक कई रूपों में महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, मस्जिद ए जामी में प्रयुक्त मंदिर के स्तंभ हिंदू और जैन प्रतिभाओं के अलंकरण आदि युद्ध उपरांत लूट खसोट और विरोधी सांस्कृतिक व धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा संघर्ष में विजय और लूटपाट के साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं। सिंपल सी बात है, ये जो मस्जिद ए जामी हो गई या ये जो कुतुब परिसर है, यहाँ पर हमें साफ तौर पर जो हिंदू मंदिर थे, जो बौद्ध मंदिर थे, जो जैन मंदिर थे, तो उनकी कई सारे अंश देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो मस्जिद जामी है उसमें कई सारे हिंदू मंदिरों के स्तंभों का प्रयोग किया गया है, और युद्ध उपरांत जो लूट खसोट वगैरह की गई थी वो साफ तौर पर हमें यहाँ पर सामने दिखाई देती है। सुनील कुमार का मत है कि मस्जिद विध्वंस कर्म की सूचक है। यह इस्लामिक धर्मांध और मूर्ति भंजक चेहरे को प्रमाणित करती है और तुर्की विजय के बाद सामाजिक इतिहास का हिस्सा बन गए। सांप्रदायिक भेदभाव और संघर्ष की स्मृतियों को पुनर्जीवित करती है। देखिए, कई सारी व्याख्याएं हैं, तो एक व्याख्या मानती है नॉर्मली, एक व्याख्या कहती है कि ये जो कुतुब परिसर है, स्पेशली जो मस्जिद है, मस्जिद जामी, ये साफ तौर पर हमें जो मंदिर तोड़े गए थे, बहुत सारे जो मंदिर वगैरह तोड़े गए थे हिंदू धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित, उन उन मंदिरों के टूटने का हमें याद दिलाती है। इसके साथ ही ये लूट खसोट की जो नीतियाँ थी, जो लूट-पाट की गई थी, ये सारी चीज़ें ये इस मस्जिद के द्वारा दर्शाया जाता है, कुतुब परिसर के द्वारा दर्शाया जाता है। सिंपल सी बात समझ सकते हो, जब तुर्क भारत में आए थे तो कुतुब परिसर की स्थापना उनके द्वारा की गई, और ये जो कुतुब परिसर था ये साफ तौर पर तुर्कों की, ये जो तुर्क थे इनकी साफ तौर पर ये जो हिंदुत्व विरोधी जो नीतियां थी उसको दिखाया जाता है। यहाँ पर जो मंदिर वगैरह को तोड़ा गया था, उनके स्तंभों का जो प्रयोग वगैरह हुआ था, तो ये सारी चीज़ें हमें कुतुब परिसर में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब एक पक्ष यही है, एक पक्ष यही मानता है। मैंने क्या बोला, कई सारी व्याख्याएं हैं कुतुब परिसर को लेकर। ठीक है, कुतुब मीनार हो गया, मस्जिद हो गई और अलाई दरवाज़ा, ये जो पूरा का पूरा एरिया, इसको लेकर कई सारी व्याख्याएं हैं। एक व्याख्या मानती है पूरी तरह कि ये जो मस्जिद जामी है ये पूरी तरह लूट खसोट की नीति को दर्शाती है और मंदिर वगैरह के विध्वंस को दर्शाती है। जैसे कि इसी व्याख्या के समर्थन में जो सुनील कुमार है, उनका मत है कि ये जो मस्जिद है वो विध्वंस कर्म की सूचक है, मतलब हमें बताती है कि विध्वंस किया गया था तुर्कों के द्वारा, यहाँ पर सल्तनत टाइम पर उनके द्वारा किया गया था। ये इस्लामिक धर्मांध को, जो इस्लामिक कट्टर पंथ हैं उसको दर्शाया जाता है। इसमें मूर्ति भंजक चेहरे को प्रमाणित करती है। ये मस्जिद हमें इस्लामिक धर्मांध और मूर्ति भंजक चेहरे को प्रमाणित करती है, ये ऐसा सुनील कुमार का मानना है। और तुर्की विजय के बाद सामाजिक इतिहास का हिस्सा बन गए और सांप्रदायिक भेदभाव, संघर्ष की स्मृतियाँ, ये सारी चीज़ें दर्शाई जाती हैं। अभी मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, थोड़ा रीड करके आपको पहले अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सैयद अहमद खान जैसे विद्वानों के लेखन का केंद्र बिंदु मुस्लिम मस्जिदों में हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों का उपयोग रहा है। अब ये भी यही बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अब वापस से पॉइंट पर आता हूँ, सारी चीज़ें आपको इजी तरीके से समझाता हूँ। कई सारी व्याख्याएं हैं। एक व्याख्या कहती है कि ये जो कुतुब परिसर में ये जो मस्जिद वगैरह है, ये पूरी तरह दर्शाता है कि किस तरह से मंदिरों का विध्वंस किया गया था, मंदिरों को तोड़ा गया था। ठीक है, इसके साथ ही इसके समर्थन में जो बातें करने वाले जो व्यक्ति हैं प्रमुख रूप से वो सुनील कुमार हैं और सैयद अहमद खान हैं। ये भी यही मानते हैं। ठीक है, ये भी इसी को केंद्र में रखकर इस पूरे के पूरे परिसर का अध्ययन करते हैं। अब आगे बात करेंगे तो समझ में आएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 1860 के प्रत्यावेदनों, यानी कि जो रिपोर्ट्स थी, और बात के कुछ अरबी फारसी अभिलेखों के द्वारा भी ये वर्णन किया गया है। तो ये जो सुनील कुमार हो गए, जो सैयद अहमद खान हो गए, जो बातें करते हैं, तो ये जितनी भी बातें कर रहे हैं कि
जो मंदिर मस्जिद हो गया वो जैन मंदिरों हिंदू मंदिरों के विध्वंस का प्रतीक है, या जो लूट खसोट की नीति थी उसका प्रतीक के रूप में यहाँ पर हम कुतुब परिसर को देखते हैं। सुनील कुमार और सैयद अहमद खान ऐसा मान रहे हैं। इसी तरह जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रहा था पुराने टाइम पर, अंग्रेज़ों के टाइम पर, उसने भी कई सारे रिपोर्ट्स वगैरह ऐसी तैयार की थी जिसमें ये सारी बातें इनकी पुष्टि की गई थी। इसके साथ ही अरबी फ़ारसी अभिलेख भी ये सारी चीज़ें दर्शाते हैं। तो ये एक व्याख्या हो गई, आपने एक व्याख्या समझ ली कि एक व्याख्या ये सारी बातें करती है। अब दूसरी व्याख्या क्या है? एक व्याख्या ये सारी बातें कर कर कुतुब परिसर का अध्ययन करती है। ठीक है, दूसरी व्याख्या समझते हैं अब। सैयद अहमद खान, कनिंघम और पेज का विश्लेषण यह सुझाव देता है कि विरूपित, व्युत्क्रमित और प्लास्टर में ढक दिए गए लूट मार के माल का प्रयोग द्वारा फौजी सिपलासार कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर भारत की काफिर आबादी पर अपनी विजय और प्रभुत्व को रेखांकित किया। उनके मतानुसार मंदिर के अवशेषों की मौजूदगी भारत में मुस्लिम शासन की त्वरित स्थापना का साक्ष्य है। यह न केवल 1192 में दिल्ली पर कुतुबुद्दीन ऐबक की विजय की घोषणा करता है, वरन बुत परस्तों मतलब जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, पर इस्लाम की जीत का भी रेखांकन करता है। तो देखिए कुछ विद्वान हैं जैसे कि सैयद अहमद खान हो गए, कनिंघम हो गए, पेज एक विद्वान का नाम है, तो ये इनका मानना है कि उस समय विपरीत परिस्थितियां सामने आई थी, जिस कारण से जो विपरीत परिस्थितियों में इस मस्जिद वगैरह की स्थापना की गई, और इसका मेन उद्देश्य यही माना जाता है इनके द्वारा कि एक प्रभुत्व को दिखाने के लिए कि अब हमारा जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग यानी कि जो हिंदू हैं या जो लोग हैं भारत में, उनके ऊपर राज स्थापित हो गया है, ये दर्शाने के लिए ये चीज़ें की गई थी, ऐसा मानना है इन विद्वानों का। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अब दूसरी व्याख्या देखते हैं। अब आ रही है दूसरी व्याख्या। सैयद अहमद खान, हॉरीविट्स, पेज और अन्य विद्वान अपने विद्वत्तापूर्ण प्रकाशनों में उपरोक्त अभिकथन के साक्ष्य स्वरूप यह अंकित करते हैं कि अतीत में इस सामूहिक मस्जिद को कुव्वत अल इस्लाम के नाम से जाना जाता था, इस्लाम की शक्ति। हालांकि यहाँ यह कहना उचित होगा कि मध्यकालीन भारतीय स्रोत और इस अभिलेख इस मस्जिद का कुव्वत अल इस्लाम के नाम से कहीं उल्लेख नहीं करते। देखिए दोस्तों, अभी आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी वापस से पहली वाली व्याख्या की। तो पहले व्याख्याकार के जो कुछ प्रमुख लोग हैं जैसे कि सैयद अहमद खान हो गए, हॉरीविट्स हो गए, इनका मानना है कि ये जो मस्जिद थी जिसे हम मस्जिद जामी के नाम से जानते हैं कुतुब परिसर में, ये जो मस्जिद थी इसे पहले कुव्वत अल इस्लाम कहा जाता था। आप समझ रहे हैं, इसे ये नाम कहा जाता था, इसका मतलब होता है इस्लाम की शक्ति। हालांकि जो भारत का पुरातत्व विभाग है, जो भारतीय अभिलेख वगैरह हैं, वो इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर ये चीज़ें साबित हो जाए तो इनकी व्याख्या जो है, पहले वाले की जो व्याख्या है वो तो पूरी तरह साफ हो जाएगी। हालांकि इनकी बात में हम मान सकते हैं सच्चाई है, लेकिन हम एक ही नज़र से नहीं देख सकते ना। कुतुब परिसर को, कुतुब मस्जिद को हम एक ही नज़र से नहीं देख सकते, इसीलिए यहाँ पर अभी हमें दूसरी व्याख्या देखनी पड़ेगी। M.W. मैस्टर, मोहम्मद मुजीब और A.B.M. हुसैन जैसे इतिहासविदों के लेखनों में कुतुब स्मारकों के अध्ययन से संबंधित शोध यानी कि रिसर्च परिधि में परिवर्तन देखा जा सकता है कि उन्होंने स्मारकों को स्थापत्यगत विशेषताओं को केंद्र में रखा और इस तथ्य पर जोर दिया कि इस्लामिक प्रेरणा स्थानीय कारीगरी पर निर्भर थी। इस प्रकार उन्होंने इन ढांचों में प्रतिबिंबित लूट के प्रभाव को किनारे कर देने का प्रयास किया। देखिए दोस्तों, कुछ दूसरे विद्वान हैं, इन्होंने स्थापत्य के रूप में कुतुब परिसर का अध्ययन करने का प्रयास किया। जैसे कि जो पहले देखो, कई सारी व्याख्याएं हैं कुतुब परिसर को लेकर, कई सारी व्याख्याएं अब आपको समझ में आएंगी। कई सारी व्याख्याओं में से एक व्याख्या तो डायरेक्ट कहती है कि हमें कुतुब परिसर का अध्ययन सिर्फ ऐसे करना चाहिए कि कुतुब परिसर जो था वो इस्लाम की जीत का प्रतीक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्लाम की जीत का प्रतीक दिखाया, कमज़ोर दिखाया दूसरे धर्मों को, लोगों को, और लूट खसोट की नीति को यहाँ पर प्रमुखता से रखा। और इसी तरह हमें कुतुब मीनार का, कुतुब परिसर का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा जो व्याख्याकार है, जो दूसरे व्याख्याकार हैं, वो कुतुब परिसर का अध्ययन ऐसे नहीं करते। लूटपाट की जो नीतियाँ थी या जो लूटपाट से संबंधित जो भी बातें, उन सबको साइड रख देते हैं। वो कहते हैं अभी हमें इससे मतलब नहीं है, अभी इसको आप साइड रखो। वो जो दूसरे व्याख्याकार हैं
वो अध्ययन करते हैं कुतुब परिसर का किसके रूप में, स्थापत्य के रूप में। यार देखो कितना अच्छा डिजाइन बना है ऐसे, ठीक है। वो कहते हैं कि यार देखो ये इसमें कौन कौन से डिजाइन बनाए गए हैं इस दीवार पर, ये स्थापत्य कला कैसी है, ये आर्किटेक्चर कैसा हुआ है, तो वो इस तरह से इसका अध्ययन करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि कुतुब परिसर से संबंधित कई सारी व्याख्याएं मौजूद हैं और आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये है अलाई दरवाज़ा। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये रहा कुतुब परिसर। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ये मत समझना मैं किसी को बोल रहा हूँ इस्लाम धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। हम सभी यहाँ पे स्टूडेंट हैं और यहाँ पे हम इतिहास पढ़ रहे थे और वही हमने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने ऊपर या किसी के ऊपर नहीं लेना होता। इतिहास को पढ़िए, आप पढ़िए कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्या वो ऐसा था, क्या वो कौन, क्या मतलब सल्तनत काल में क्या हो रहा था, इस मायने को लेकर आप समझिए बातों को। और उम्मीद करता हूँ आप सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पेपर में यूज़फुल है ये वाला टॉपिक, आप लिख देना, सारे मार्क्स आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर थोड़ा-सा आप जो भी बातें लिख रहे हैं वो कंटेंट आप सिलेबस से लेकर लिख रहे हैं, तो आपको अच्छे ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस आप कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। बस यही चाहूँगा कि कुछ अगर आपको हार्ड लगता है तो आप उसको हटाकर थोड़ा ईज़ी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से लिखना, कुछ बातें आपकी नोट से मैच करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।